हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। और देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये है 7 फरवरी 2026 को, यानी जो 7 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे सोशल साइंस के, तो सारे क्वेश्चन वही हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन एसएसटी का करते हैं। तो आइए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है तो वो लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है 29 दिन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है 28 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा 27 दिन, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिएगा यहाँ दिया गया है 30 दिन। तो देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। आइए देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए देखिए, ये दिया गया है, पहले में दिया गया है कर्क रेखा, उसके सामने दिया गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद देखिएगा बी है मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। सी है उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में, तथा डी है दक्षिण ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में। तो देखिए यहाँ पे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा जो होती है तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है। उसके बाद देखिए मकर रेखा, तो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त का हो जाएगा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त में हो जाएगा तो विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो क्या है देखिए, पहले का दूसरा, उसके बाद बी का पहला, पहले का दूसरा बी का पहला, देखिएगा यहाँ पे पहले का दूसरा और बी का पहला। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सी का चौथा तथा डी का तीसरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 3 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। तो पहला तो सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के संबंध में सही नहीं है ये कथन ढूंढना है। तो आकार में देखिए पृथ्वी जो है तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। और थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। तथा ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। ये कथन सही नहीं है, जबकि इसका होना चाहिए कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है, ना कि घूर्णन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि दोनों कथनों को पढ़िए। कथन ए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ये है कथन ए। उसके बाद कथन बी देखिएगा यहाँ पे कि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए देखिए, इसमें पहला वाला देखिएगा ऑप्शन दिया जा रहा है कि दोनों, यानी कि ए तथा बी दोनों गलत है, पहला है ये ऑप्शन। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया जा रहा है कि ए गलत है किंतु बी सही है।
तथा ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है कि दोनों, यानी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, क्योंकि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए तथा बी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। पारितंत्र का निर्माण होता है, तो पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है? सभी पेड़ पौधों, जीव जंतु एवं मानवों के द्वारा। उसके बाद सेकंड दिया जा रहा है ऑप्शन कि जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है यहाँ पे देखिएगा कि वायुमंडल एवं जलमंडल के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 है कि जलमंडल और जैवमंडल के द्वारा। तो देखिए कि पारितंत्र का निर्माण, तो पारितंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ये है कथन ए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब इसमें चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ए तथा बी दोनों सत्य हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद सेकंड है कि ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। तथा ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ देखिए कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, तो ए सही है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यहाँ पे ये भी सही है, लेकिन इसका जो है व्याख्या नहीं हो रहा है, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत के ठंडे रेगिस्तान में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? तो भारत के ठंडे रेगिस्तान में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? ऐसा कारण क्या है? गोम्पा दर्शन के कारण। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि घास के मैदानों व हिमनदों की सैर के कारण, या फिर सी है उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना। उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि यह सपाट मैदानी क्षेत्र है, यानी इसके कारण। तो देखिए कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन में दिया गया है कि बी, सी और डी सही है, या फिर देखिए सेकंड है कि ए, बी और डी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि ए, बी, सी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए, सी और डी सही है। तो देखिए यहाँ पे कि गोम्पा दर्शन भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। तो यहाँ पे हो जाएगा गोम्पा दर्शन के कारण, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर के कारण और उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, इसके कारण। तो देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे डी जो है, तो डी नहीं होगा क्योंकि ये जो है सपाट मैदानी क्षेत्र नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है। तो जिस ऑप्शन में डी है वो ऑप्शन तो सही होना ही नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन गलत रहेगा। तो देखिए पहले में दिया गया है बी, सी, डी, तो ये नहीं होगा। ठीक है। बी, सी, डी जो है तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ए, बी, डी, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो ए, बी, सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी नहीं होगा। ठीक। जिसमें जिसमें डी है उसको आप काट दीजिए, तो सही उत्तर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहली गैस तो नाइट्रोजन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है वायु में मिलने वाली प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो पहला है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन तथा ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो देखिएगा यहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस कौन सी है। प्रचुरता मतलब अधिकता से, सब अधिकतम मात्रा में, तो दूसरी कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वायुमंडल में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी जो है गैस है तो वो है ऑक्सीजन। पहली गैस है नाइट्रोजन। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी कौन सी गैस है, तो दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा है 21%। तो कहीं सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कि 4 कथन नीचे दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब यहाँ देखिए उच्च दाब अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, बी है कि वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और सी है कि निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, तथा डी है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन करना है। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है कि ए बी और डी सही है, या फिर सेकंड है कि ए सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा दिया जा रहा है कि बी सी डी सही है या ए बी सी सही है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, यानी कि वायुदाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन करना है। तो वायुदाब जो है ये स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी दिया जा रहा है कि वायुदाब वायु के ताप तथा द्वारा प्रभावित नहीं होता। वायुदाब जो है तो वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये है। तथा सी दिया जा रहा है देखिए कि निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। उसके बाद देखिए डी है कि वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में बी जो है ये नहीं होगा। ठीक है, कि उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, ये सही हो जाएगा। तथा सी, ए सी और डी। तो देखिए ए सी और डी किस ऑप्शन में है, देखिएगा यहाँ पे ए सी और डी, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी जहाँ जहाँ बी है उसको आप काट दीजिए, ये नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए कह रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। बी है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि दोनों, यानी कि ए तथा बी दोनों गलत हैं, या फिर अगला देखिएगा कि ए सही है किंतु बी गलत है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए गलत है किंतु बी सही है, या दोनों, यानी कि ए तथा बी दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पे कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है, बिल्कुल सही है, ए सही है। उसके बाद बी है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो देखिए ए और बी किस ऑप्शन में है, तो ए और बी दोनों सही हैं, ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। अब निम्नलिखित में कारणों का चयन कीजिए, यानी किस कारण से जो है तो पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित हैं
अथवा संकटापन्न हो गई हैं, अथवा कुछ जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं। तो किस कारण से ऐसा है? वन रोपण के कारण से, या फिर अगला वाला ऑप्शन दिखेगा कि भूस्खलन के कारण से, या नेक्स्ट देखिए निर्माण कार्य के कारण से, या फिर जीव जंतुओं का अंधिकार शिकार के कारण से। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी जो है। तो पहला है कि ए बी सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या ऑप्शन नंबर सी है कि ए बी डी सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड जो मतलब फोर्थ दिया जा रहा है कि ए सी डी सही है। तो देखिए यहाँ पे कि पौधों एवं जंतुओं की कुछ प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पे हैं। तो वे कारण हैं भूस्खलन। वन रोपण तो होगा नहीं, वन अगर आप रोपेंगे तो इससे जो है पौधों एवं जंतुओं की जो है प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी, बल्कि और आएंगी। तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको निगेटिव जो है चूज करना है। तो भूस्खलन के कारण, निर्माण कार्य के कारण और जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार के कारण, इन तीनों के कारण जो है तो पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं या संकटापन्न की स्थिति में हैं। तो बी सी और डी, तो बी सी और डी किस ऑप्शन में है देखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, क्योंकि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। संभाव्य मतलब कि जो भविष्य में मिलने वाले संसाधन हैं, वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, और इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो देखिए सही विकल्प में है कि दोनों, यानी कि ए तथा बी दोनों गलत हैं, या ए सही है किंतु बी गलत है, या ऑप्शन नंबर थर्ड दिया जा रहा है कि ए गलत है किंतु बी सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए कि ये दोनों, यानी कि ए तथा बी दोनों सही हैं। तो यहाँ देखिएगा कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो संभावित है, संभाव्य है मतलब भविष्य में मिलने की संभावना है, तो उनकी संपूर्ण जो है संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, इस समय जो है तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो संसाधन जो है तो संभावित संसाधन है, भविष्य में मिलने वाले संसाधन है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए और बी जो है तो दोनों सही हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। कॉलम ए तथा कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए है सेरीकल्चर। अब देखिए सेरीकल्चर के सामने दिया जा रहा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी कि सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। पीसी कल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर मत्स्य पालन, तथा हार्टिकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। तो बताइएगा। तो देखें यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देखिएगा ए बी सी और डी करके। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सेरीकल्चर जो होता है, तो सेरीकल्चर के लिए हो जाएगा रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। उसके बाद देखिए पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, यानी मछली पालन को कहते हैं हम पीसी कल्चर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर देखिए ये होता है सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। और हार्टिकल्चर तो ये अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा देखिएगा किस ऑप्शन में है। यहाँ देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा अंतर्विष्ट नहीं है? स्वाधीनता, जिसको हम लिबर्टी कहते हैं, या स्वतंत्रता, या फिर न्याय, या समानता। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वाधीनता यानी कि लिबर्टी तो ये नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, तो वे क्या कहलाती हैं। मान लीजिए आपको सारे संसाधन मिल रहे हैं और आपके बगल में कोई व्यक्ति है, उसको जो संसाधन आपको मिल रहा है वो संसाधन उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी दशा या ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, यही इस क्वेश्चन में पूछने का आशय है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है या अवसर प्राप्त नहीं है, तो वे क्या कहलाती हैं। असमानता कहलाती हैं, या फिर विभेदन कहलाती हैं, या देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड दिया जा रहा है यहाँ पे, अन्यता कहलाती हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विविधता कहलाती हैं। तो देखिए, एक ऐसी स्थिति जहाँ एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, तो उसे हम कहते हैं असमानता। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति। सी है कि अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। अब इसमें सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है केवल बी सही है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है कि केवल ए और सी सही है, या केवल बी सी सही है, या फिर केवल ए सही है। तो देखिए यहाँ पे कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति ये नहीं है। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता जो है तो ये नहीं है, यानी कि केवल बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आता है। कानून निर्माण, या फिर अगला देखिएगा न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, या नेक्स्ट है पार्कों का विकास करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षा। तो देखिए कि नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में कानून निर्माण ये नहीं आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। पहला है थोक विक्रेता, उसके बाद उत्पादक, परचूनियाँ, उपभोक्ता, या फिर उत्पादक, परचूनियाँ, फिर थोक विक्रेता, उपभोक्ता। थर्ड वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनियाँ, फिर उपभोक्ता, या फिर थोक विक्रेता, परचूनियाँ, उत्पादक और उपभोक्ता। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले हो जाएगा उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, उसके बाद परचूनियाँ, फिर लास्ट में हो जाएगा उपभोक्ता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
अब कथन ए कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। उसके बाद बी दिया जा रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। यानी कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो जाएंगे तो लोगों का शहरी क्षेत्रों में पलायन घटा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए बी कहा जा रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। उसके बाद ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है, तथा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ दिखेगा कि ए सत्य है किंतु बी असत्य है। तो यहाँ देखिए कि जब खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो जाएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, तो लोगों का शहरी क्षेत्रों में पलायन घट सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके गांव में ही रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे तो आप शहर क्यों जाएंगे अपना घर परिवार छोड़कर। तो ये सही कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, घट जाएगा। उसके बाद देखिए क्योंकि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है तो पेमेंट अधिक मिलता है, इसीलिए जो लोग हैं तो शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सत्य है और इसका कारण भी है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, कॉलम ए और बी दिया जा रहा है यहाँ पे। ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों में धन का कौन नियंत्रण करना। उसके बाद बी है ग्राम पंचायत, उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। जनपद पंचायत, बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। जिला पंचायत, तो जल स्रोतों का रखरखाव करना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए बी सी और डी करके। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का हो जाएगा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, मतलब कि ए का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बी वाला ग्राम पंचायत, जल के स्रोत का रखरखाव, यानी कि ए का तीसरा और बी का चौथा। तो आइए देखिए ए का तीसरा और बी का चौथा किस ऑप्शन में है। यहाँ देखिए ए का तीसरा और बी का चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का यहाँ पे दूसरा दिया जा रहा है, ए का तीसरा और बी का यहाँ दूसरा दिया जा रहा है, ए का दूसरा और बी का पहला दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सी का दूसरा और डी का पहला। देख लीजिए एक बार कि सी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि जनपद पंचायत उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलाप में सामंजस्य बैठाना। और जिला परिषद, तो जिला परिषद का काम होता है ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरे भार का क्या अर्थ है। तो दोहरे भार का अर्थ आपको बताना है कि दोहरे भार का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आदमियों पर उच्च वेतन मान के रोजगार और भावात्मक रूप से कमज़ोर ना होने का दबाव है दोहरे भार का अर्थ। या फिर नेक्स्ट है कि औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। तथा ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा कि किशोरियां घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि लड़कों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। ये है दोहरे भार का अर्थ। तो यहाँ देखिएगा दोहरे भार का अर्थ जो होता है तो वो ये होता है कि औरतें घर का कामकाज भी करें और घर के बाहर भी कार्य करें। सबसे सही जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डाट डाट नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में क्या नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? मानवाधिकार, या फिर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार, या ऑप्शन नंबर 3 है कि राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ दिया जा रहा है कि राजनीतिक अधिकार। तो देखिएगा यहाँ पे कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? ए है सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, या फिर नेक्स्ट है कि निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, या ऑप्शन नंबर सी है कि एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, या ऑप्शन नंबर डी है कि पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा कार्य भारत के संविधान के आर्टिकल 21 की अवमानना करते हैं। आर्टिकल 21 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इस अधिकार की जो है कौन अवमानना करता है? तो बताइएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, केवल बी और सी सही हैं, या फिर नेक्स्ट देखिएगा कि केवल ए और सी सही हैं, या बी डी सही हैं, या फिर केवल ए और बी सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और सी सही है। तो देखिए ए और सी में क्या दिया जा रहा है कि सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, ये सही हो जाएगा। और सी में है कि एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, तो ये हो जाएगा, यानी कि केवल ए और सी सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखित पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। यह है कथन ए। और बी है क्योंकि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। अब सही विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पे। तो पहला है कि ए असत्य है किंतु बी सत्य है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड वाला ऑप्शन कि ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है या सही कारण है। या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु बी ए का कारण नहीं है, या ए सत्य हैं किंतु बी असत्य हैं, और ए सत्य हैं किंतु बी असत्य हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखित पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और सेकंड है कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एकत्र करना सम्मिलित है। तो यहाँ पे ए जो है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया जा रहा है कि किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है, ये नहीं होगा। थाने में जो है तो अपराधी को रोका जाता है 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ए असत्य है और पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एकत्र करना सम्मिलित है, तो बी सत्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। तो ए वाला ऑप्शन है कि मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना, या फिर नेक्स्ट देखिएगा कि उनसे बहुल समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, या उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, या फिर उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना। तो आपसे क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है कि आदिवासियों के हाशिएकरण के
प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग कौन सा हो सकता है? तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई? बताइएगा कि 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत तो संवैधानिक सुरक्षा किसको प्रदान की? अल्पसंख्यक समुदाय को, या फिर महिलाओं को, या अनुसूचित जातियों को, या नेक्स्ट देखिएगा कि अनुसूचित जनजातियों को। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए जा रहे हैं यहाँ पे, केवल बी सही है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए कि सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए, सी और डी सही हैं, या ए सही है। तो देखिए यहाँ पे कि 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई वो की गई SC ST वालों को, यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वालों को। तो सी और डी सही है। तो आइए देखिए सी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है, और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि परिबद्ध ज्ञान कहा जाता है, या फिर वैज्ञानिक जांच यानी पूछताछ कहा जाता है, या नेक्स्ट है कि उपयोगितावाद कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अनुशासनिक चिंतन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है, और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है? तो देखिए इस उपागम को कहा जाता है अंतर अनुशासनिक चिंतन कहा जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो ए है उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, यानी कि ये बुनियादी तर्क प्रदान करता है, या फिर नेक्स्ट है कि अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, या ऑप्शन नंबर सी है कि पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर ज्ञान मीमांसात्मक बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिएगा यहाँ दिया जा रहा है कि स्थानीय अनुभवों का समावेश। तो देखिएगा यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में जो बुनियादी तर्क प्रदान करता है तो वो है स्थानीय अनुभवों का समावेश। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो तो इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। अब इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, और बाद में पुलिस थाने में उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो पहला है कि केस अध्ययन का, उसके बाद नेक्स्ट है चार्ट का, या राजनीतिक कार्टून का, या सर्वे के आंकड़ों का। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब इस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन में जो उपयोग किया जा रहा है तो केस अध्ययन का किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन।
कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों को आसान कार्य देना चाहिए, या सेकंड है कि विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विद्यार्थियों को वह कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, या ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया जा रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में जो अनुसरण करना चाहिए तो वो विद्यार्थियों को वे कार्य देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।